डाउन करें, शुरू करूँ। खुशामदीद आप सभी स्टूडेंट्स का, सभी लोगों का आज के इस लेक्चर में। आज का एक अहम लेक्चर जो है वो उसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस में जो बुनियादी कंसेप्ट्स है, बुनियादी तस्वुरात हैं, उनके बारे में बात करेंगे। चार अहम, जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, एज अ सेपरेट पेपर पढ़ते हैं, उसमें चार अहम अनासर ऐसे, चार ऐसे तस्वुरात हैं, चार ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनका बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को समझने के लिए बुनियादी समझा जाता है। चार अहम कंसेप्ट्स, अनासर जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को समझने के लिए बुनियादी जरूरी है। जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस देखते हैं, जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो चार अहम कंसेप्ट जो है जिसकी वजह से हमें बहुत सारा मदद मिलता है इस इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए। वो चार कंसेप्ट्स क्या है, हमारे सिलेबस के हिसाब से भी हम ये कोर माने जाते हैं। पहला है नेशनल पावर यानी कौमी ताकत, ठीक है। दूसरा है कौमी मफाद, नेशनल इंटरेस्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तीसरा बैलेंस ऑफ पावर या ताकत का तवाजुन। चौथा कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी इज्तिमाई सिक्योरिटी। ये चार अहम कंसेप्ट्स हैं, चार अहम चीजें हैं जिनकी बुनियाद पे हम इंटरनेशनल रिलेशंस को समझ पाते हैं। या दूसरे लफ्जों में अगर हम बोले तो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो बेसिक चार कंसेप्ट्स है वो चार यही है: कौमी ताकत, कौमी मफाद, ताकत का तवाजुन, इज्तिमाई सिक्योरिटी। चूंकि वक्त की कमी की वजह से हर लेक्चर में ये चारों कंसेप्ट बहुत बड़े मुद्दे, बहुत बड़े मौजू हैं, इनको एक लेक्चर में कवर करना मुश्किल है। अगर कोशिश भी करेंगे तो शायद वो जस्टिस नहीं होगा इस सब्जेक्ट के साथ, इसलिए मैंने इनको दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में यानी मैं आज के लेक्चर में आपको दो अहम कंसेप्ट्स के बारे में समझाऊंगा जिसमें कौमी ताकत और कौमी मफाद देखा जाएगा, ठीक है। आज के इस लेक्चर में वक्त की कमी की वजह से मैं दो अहम कंसेप्ट्स पे बात करूंगा, दो अहम कंसेप्ट्स को समझाने की कोशिश करूंगा आपको। उसमें पहला होगा कौमी ताकत यानी नेशनल पावर, दूसरा होगा बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। दूसरा होगा बैलेंस ऑफ पावर, ताकत का तवाज़ुन। ये दो अहम चीजें, मैंने इनको डेलिब्रेटली इन दो को अलग किया है और नेशनल इंटरेस्ट और कलेक्टिव सिक्योरिटी को अलग किया है, क्योंकि ये दोनों जो है ये एक दूसरे से जोड़ रखते, काफी ज्यादा नजदीकी है इनके दरमियान। ताकत का तवाजुन यानी बैलेंस ऑफ पावर और कौमी ताकत। इससे पहले कि मैं नेशनल पावर या कौमी ताकत के बारे में आपको बोलूं, मैं आपको सिर्फ पहले आपको समझाऊंगा ताकत किसको बोलते हैं, यानी पावर हम किसको समझते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पावर लफ्ज आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास पावर है, मेरे पास, मगर ये ताकत क्या है? आपने न्यूज में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, पॉलिटिशियंस बोलते हैं पावर है, या कई बार आपने ये फ्रेज भी देखा होगा, ये जुमला भी सुना होगा कि अवाम के पास सबसे बड़ी ताकत है जो अवाम के पास है, खासकर डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते हैं। मगर ये ताकत लफ्ज क्या है, इसका माने क्या है जब हम पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं, ठीक है। कोई ताकत का मतलब जब हम पॉलिटिकल साइंस में टर्म पावर देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब कोई शख्स दूसरे लोगों पर असरअंदाज होने और अपनी मर्जी का जोर देने के काबिल हो। ताकत पॉलिटिकल साइंस में उस चीज को बोलते हैं जिसकी बुनियाद पे एक बंदा या बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से दूसरे लोगों से वो करवा सकते जो वो चाहते हैं, ठीक है। सपोज मैं एक मिसाल दूंगा आपको, जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास ताकत है कि मैं अपने साथ 1000 लोगों को चला सकता हूं, तो यानी वो वही करेंगे जो मैं उनको बोलूंगा। अगर मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं 1000 लोगों पे हावी हो सकता हूं, तो उसका मतलब ये कि मेरे पास ताकत है। ताकत किस तरह की है कि मैं 1000 लोगों को अपने साथ चला सकता हूं, उनसे वही काम करवा सकता हूं जो मैं चाहूं उनसे करवाना, ठीक है। ये छोटा सा मतलब है ताकत का, पावर का, कि जब कोई शख्स दूसरे शख्स पे
یا بہت سارے لوگوں پہ اپنی مرضی چلا سکتا ہے تو اس کو ہم طاقت بول سکتے ہیں. اگر میں اس کو تھوڑا اور کھینچوں تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ اے، سپوز دو بندے ہیں اے اور بی، یہ دو لوگ ہیں، دونوں ایک کا نام اے ہے دوسرے کا نام بی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اے کے پاس طاقت ہے کہ وہ بی سے وہی کام کروا سکتا ہے جو اے چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اے کے پاس طاقت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ طاقت الگ الگ شکل میں ہو سکتی ہے. کسی کے پاس بندوق کی طاقت ہو سکتی ہے، کسی کے پاس مسلز کی طاقت، جیسے پہلوان دیکھا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے، اس کے پاس وہ طاقت ہو سکتی ہے. کسی کے پاس اتنا بولنے کی صلاحیت ہے، اتنا دوسرے کو انفلوئنس کرنے کی طاقت ہے، وہ زبانی سے اس سے کچھ بھی بلوا سکتا ہے، یعنی وہ مائل کر سکتا ہے اپنی باتوں سے. یا کسی کے پاس کوئی اور طرح کی طاقت ہے، پیسوں کا زور ہے. ٹھیک ہے. تو طاقت پہلا سمجھنا ہے کہ جس سے آپ وہ کام کروا سکتے ہیں دوسرے لوگوں سے جو آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں، جو آپ کی مرضی. اب یہ طاقت الگ الگ شکل میں آ سکتا ہے، جیسے میں نے بولا بندوق کی شکل میں. جیسے سیاست دان بولتا ہے کہ میں تو پالیٹیشین ہوں، مطلب جو پالیٹیشین ہوتا ہے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو، اس کے پاس بہت ساری طاقت ہوتی ہے کیونکہ وہ الیکٹڈ پرسن، وہ بیوروکریٹس پہ اپنی حکومت چلاتا ہے، لوگوں پہ اپنی حکومت چلاتا ہے، وہ بہت کچھ بول سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بہت کچھ کروا سکتا ہے، کیا؟ کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے. یہ ہے طاقت کا مطلب. اب ہم دیکھتے ہیں نیشنل پاور. جب ہم قومی طاقت کے بارے میں بولتے ہیں تو وہ کیا، اس سے کیا مطلب ہے؟ نیشنل پاور، پہلے پاور سمپلی سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد ہم سمجھیں گے نیشنل پاور، قومی طاقت. قومی طاقت بین الاقوامی سیاست میں ایک اہم جز ہے. جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز دیکھتے ہیں نا، جب ہم اس پیپر کو پڑھتے ہیں، جب ہم اس سبجیکٹ کو دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ قومی طاقت یعنی نیشنل پاور ایک اہم ایلیمنٹ ہے، کمپوننٹ ہے اس چیز کا. ایک مرکزی ریگولیٹری بین الاقوامی میکانزم کے عدم موجودگی کے درمیان ہر ریاست قومی طاقت کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرتی ہے. جب ہم قومی نیشنل پاور کی طرف دیکھتے تو یہ ایک دنیا میں بہت انٹرنیشنل سسٹم بھی ہے، اس کے باوجود ہر ملک کے پاس ایک قومی طاقت ہے، ایک ایسی طاقت ہے جس سے وہ اپنے ملک کے بارے میں صحیح غلط سوچ سکتا ہے، صحیح فیصلے لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نیشنل پاور سے اپنے ملک کو فائدہ پہنچاتا ہے. میں ایک بار پھر آپ کو، میں نے پچھلے کچھ لیکچرز میں آپ کے ساتھ ایک اہم مثال جو کنٹمپریری ایگزامپل ہے، موجودہ مثال ہے، وہ دی تھی. جیسے ہم بھارت کی بات کرتے ہیں، بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے، ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل سسٹم، جب روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ہوئی، جب رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا، تو بہت ساری مغربی طاقتوں نے، خاص کر فرانس، یو کے، یو ایس اے نے ہندوستان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ وہ کیجیے جو ہم آپ کو کہتے ہیں، یعنی آپ رشیا کو ترک کیجیے، رشیا کے ساتھ کاروبار ترک کیجیے، رشیا سے جو تیل ہے وہ لینا خریدنا بند کیجیے. ٹھیک ہے. یہ دباؤ تھا کس کا؟ کچھ بڑے ملکوں کا. انٹرنیشنل سسٹم ہے، رشین کو کافی لوگوں نے کنڈم بھی کیا. اس انٹرنیشنل سسٹم کے باوجود ہندوستان یعنی بھارت کے پاس ایک ایسا نیشنل پاور ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو اس پاور کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بہت ساری چیزیں وہ کی جو رشیا، جو یو ایس اے وغیرہ اس سے نہیں کروانا چاہتے تھے، مگر اس نے کی. تو یہ کس بنیاد پہ انہوں نے کی؟ کیونکہ بھارت کے پاس نیشنل پاور ہے، طاقت ہے، جس طاقت کی بنیاد پہ انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو ان کو لگا ان کے ملک کے لیے فائدہ مند ہو. تو یہی نیشنل پاور کہلاتا ہے. ایک قومی ریاست کے زیر قبضہ طاقت کو قومی طاقت کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک نیشنل پاور اس چیز کو بول سکتے جو آپ کے پاس ہے. ہندوستان نے اس کی پاور، ڈپلومیسک پاور اتنی طاقتور ہے، اس کا فارن افیئرس میکانزم اتنا طاقتور ہے، اس کے بعد بہت ساری اور چیزیں جو اتنی طاقت دیتی ہے اس کو، کہ انہوں نے وہ فیصلہ لیا. انہوں نے کہا نہیں، یو ایس اے کو بولا آپ اپنی پالیسی اپنے پاس رکھیے، آپ ہمیں جو لگتا ہے ہم وہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے کریں گے. یہ کس بنیاد پہ کیا انہوں نے نیشنل پاور جو ان کے پاس ہے اس کی بنیاد پہ اپنے ملک کے فائدے کے لیے سوچا اور فیصلہ کیا. اگر اس کے برعکس کوئی چھوٹا ملک ہوتا، وہ چھوٹا ملک یو ایس اے کے دباؤ میں آ کر وہی کرتا جو اس سے یو ایس اے کرواتا، امریکہ کرواتا، کیونکہ ان کے پاس قومی طاقت اتنی کمزور ہوتی.
मगर चूंकि एक मुल्क के पास ताकत, नेशनल पावर वो होती है जो उसकी बुनियाद पे वो फैसला लेता है, अपने मुल्क के लिए मफाद के लिए फैसला लेता है, और जो उस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जरूरी है। ठीक है, सो नेशनल पावर क्या है? वो चीज जो एक मुल्क के पास है, जिसकी बुनियाद पे वो अपने मुल्क के मफाद के लिए, अपने मुल्क के फायदे के लिए, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए फैसला लेता है। किसी को वो फैसला पसंद आए या ना आए, मुल्क ने फैसला किया क्योंकि उसके पास ये फैसला नेशनल पावर की बुनियाद पे होता है। हेंस मॉर्गन्थो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कॉलर है, इंटरनेशनल रिलेशंस में उनका बहुत बड़ा मकाम है। वो कहते, उन्होंने कौमी ताकत की को डिफाइन करने में, इसको समझाने में ये कहा है कि इसका इस्तेमाल करने वालों और जिन पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इनके दरमियान एक नफसियाती ताल्लुक है। वो कहता है कि नेशनल पावर क्या है? नेशनल पावर एक ऐसी रिलेशन है जो जिसके पास है और जिस पे के ऊपर ये लागू की जाती है, उनके दरमियान एक साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप है। जैसे अब मैं आपको फिर से यही हिंदुस्तान और अमेरिका ने कोशिश की थी जुबानी, उन्होंने बहुत कुछ एक मतलब अपना रिलेशन का कोशिश की थी कि वो हिंदुस्तान पे दबाव डाले, हालांकि हिंदुस्तान पे वो हमला नहीं कर सकते, मगर उन्होंने ये बातों ने बाकी तरीकों से इस पे दबाव डालने की कोशिश की। तो ये दबाव जो है यही नेशनल पावर की शक्ल में ले सकता है। तो एक नफ्सियात, एक साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप है उस जो ताकत रखता है और जिस पे ताकत आजमाई जाती है उनके दरमियान। ये हंस मार्कुंथो का कहना है। ये इसके सबका को कंट्रोल, ये एक नेशनल पावर एक ऐसी चीज है जो एक को दूसरे पर असर अंदाज होने में मदद करता है। ठीक है, अगर जैसे कई बार जो है अमेरिका ने पाकिस्तान पे दबाव डाला कि आप ये कीजिए वो कीजिए, खासकर आपको अगर आपको पता होगा या पढ़ा होगा, जब 2011 हुआ था, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था न्यूयॉर्क में, अमेरिका पे जो टेररिस्ट अटैक, उसके बाद एक ऐसा दबाव नेशनल पावर की बुनियाद पे अमेरिका ने पाकिस्तान से वही करवाया जो वो उससे करवाना चाहता था, कि कहाँ पे? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में। तो ये नेशनल पावर है। तो यही हंस मार्कुंथो कहने की कोशिश करता है। दूसरा एक अहम डेफिनेशन है पेडलोफोर्ड और लिंकन, दो लोग हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में माहिर माने जाते हैं। उनके मुताबिक कौमी ताकत यानी नेशनल पावर रियासत की ताकत और सलाहियतों का मजमुआ है, जिसे इसके कौमी मफादात की तरक्की और इसके कौमी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन लोगों का कहना है कि कौमी ताकत यानी नेशनल पावर वो चीज है जो एक मुल्क के पास इसकी सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों का एक मजमुआ है, और उन सलाहियतों की बुनियाद पे एक मुल्क अपने मुल्क के मफाद के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, हिंदुस्तान के पास मिलिट्री पावर है, हिंदुस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, हिंदुस्तान के पास इक्तिसादी पावर है, हिंदुस्तान के पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ये सभी एक अलग अलग चीजें हैं, मगर ये जब ये इकट्ठे करते हैं, ये मजमुआ बन जाता है इन ताकतों का। और ये इन ताकतों का हिंदुस्तान मुल्क, इनके लीडर इस चीज को इस्तेमाल करते हैं किस मकसद से, किस मकसद से? अपने मुल्क की तरक्की के लिए। जब हम न्यूक्लियर की बात करें, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं, ये नेशनल पावर का एक हिस्सा है, तो इसको अपने मुल्क के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लिंकन वगैरह का मुताबिक नेशनल पावर वो चीज है, उन सलाहियतों का मजमूआ जो मुल्क के पास है और जिसका मुल्क अपने मफाद, अपने तरक्की के लिए इस्तेमाल किया करता है। हॉटमैन तीसरे एक अहम स्कॉलर है, इंटरनेशनल स्कॉलर, ने कौमी ताकत की तारीफ इस ताकत या सलाहियत के तौर पे की है जिससे एक खुदमुख्तार रियासत अपनी कौमी मफादात के हुसूल के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वो कहते हैं कि कौमी ताकत, नेशनल पावर एक सलाहियत है जो एक खुदमुख्तार, एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो है अपने मफाद के लिए, अपने मुल्क के मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। ठीक है, हिंदुस्तान को पता है, भारत को पता है कि हमारे पास बहुत सारी ताकत है, इसलिए उन्होंने उस पावर के इस्तेमाल लाके वो फैसले किए जो बहुत से मुल्कों को पसंद नहीं आए। यानी उन्होंने रशिया के साथ ट्रेड किया, रशिया का तेल इंपोर्ट किया। ठीक है, किस बुनियाद पे? क्योंकि इनके पास ताकत है, नेशनल पावर है।
قومی طاقت ریاست کو طویل مدت میں اپنے مفادات کا دفاع کرنے اور مطلوبہ نتائج دینے کے قابل بناتی ہے. یہ جو نیشنل پاور ہوتی ہے اس کی شکلیں میں الگ الگ، اس کی قسمیں میں الگ الگ بتاؤں گا الگ سے بعد میں صرف ابھی کنسپٹ کے بارے کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. تو قومی طاقت کیا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ملک اپنے اپنے ملک کے مفادات کو دیکھ کر استعمال کرتی ہے، اپنے ملک کا دفاع کرتی ہے یعنی ڈیفنس کر کے یہ جو ہے استعمال کرتی ہے. اس طاقت کی کیا نتائج ہے؟ اپنے ملک کو فائدہ پہنچانا، اپنے ملک کا دفاع کرنا. ٹھیک ہے. اور یہی قومی طاقت اپنے ایک ملک کو، ایک نیشنل پاور جو ہے ایک ملک کو وہ صلاحیت دیتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ ملک اپنے فائدے کا حاصل کرتی ہے، اپنے آپ کو دفاع یعنی ڈیفینڈ کرتی ہے اپنے دشمنوں سے. ٹھیک ہے. یہ اس نیشنل پاور ایک ملک کو اس چیز کے لیے قابل بنا دیتی ہے. یہ تھا پاور جو میں نے پہلے سمجھایا. پھر نیشنل پاور وہ میں نے سمجھایا نیشنل پاور کیا ہے. نیشنل پاور ایک مجموعہ ہے، ایک ملک کے پاس بہت ساری طاقتوں کا، ملٹری پاور، اکنامک پاور، ڈپلومیٹک پاور وغیرہ، ان کا مجموعہ جس کی بنیاد پہ وہ ملک اپنے ملک کے فائدے کے لیے فیصلے کرتا ہے، اپنے ملک کو دشمن ملک سے یا دشمن لوگوں سے اپنے دفاع کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں قومی طاقت کی قسمیں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ قومی طاقت یعنی جو ملک نیشنل پاور ہے اس کی بہت سارے قسمیں ہیں، ٹائپس. دیر آر ملٹیپل ٹائپس آف نیشنل پاور. جسمانی طاقت پہلا جو ہے جس کو ہم قومی طاقت بھی بول سکتے ہیں اردو میں، اور جس کو ہم جسمانی طاقت بھی بول سکتے ہیں. ٹائپس آف نیشنل پاور. دیر آر ملٹیپل ٹائپس آف نیشنل پاور. بہت ساری قسمیں ہیں اس قومی طاقت کی. پہلی قسم ہے فزیکل پاور. انگلش میں فزیکل پاور، اردو میں آپ بول سکتے ہیں قومی طاقت، اردو میں آپ جسمانی طاقت بھی بول سکتے ہیں. ریاست، ہر ملک ایک انڈیپینڈنٹ ملک اگر آپ دیکھیں گے، چاہے آپ بھارت کی بات کیجئے، چاہے پاکستان کی بات کیجئے، چاہے آپ بنگلہ دیش کی بات کیجئے، چاہے آپ امریکہ کی بات کیجئے، چاہے آپ رشیا کی بات کیجئے، سب کے پاس ملٹری ہے. یعنی ریاست کی فوجی طاقت کو اس کی جسمانی طاقت کے نام سے جانا جاتا ہے. تو ہر ملک کی جسمانی طاقت کو اس کو کہا جاتا ہے اس کی ملٹری. چاہے وہ ملٹری آرمی ہو، پولیس ہو، نیوی ہو یا ایئر فورس ہو. جیسے ہندوستان کی مثال ہمیں ملتی ہے، آرمی، نیوی اور ایئر فورس. یہ تینوں طاقت جو ہے جسمانی، اس ملک کی جسمانی طاقت کہلاتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو ملک کو دفاع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو ملک کو سیکیور کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو جسمانی طاقت ہم کس کو بولتے ہیں؟ فوجی طاقت. ہر ملک کے پاس جو فوجی طاقت ہے اس کو ہم فزیکل فورس یا فزیکل پاور کہتے ہیں. The physical power of a country is known as its military defense mechanism. ہندوستان کی دیکھیے آپ آرمی ہے، ان کی آرمی بہت بڑی ہے، ان کے پاس ویپنز ہے، ٹیکنالوجی ہے. اسی طرح نیوی ہے جن کے پاس بہت بڑے ڈیفنس، ملک کو ڈیفنس کرنے کا بہت سارے سامان ہیں. نیوی ہے جن کے پاس بہت سارے بڑے بڑے جہاز ہیں، جنگی جہاز ہیں. یہ سبھی چیزیں جو نیوکلیئر پاور، یہ سبھی چیزیں کیا ہے؟ اس ملک کا فزیکل پاور. ٹھیک ہے. یہ ہے ایک قسم فزیکل پاور. دوسرا قسم قومی طاقت کا ہے نفسیاتی طاقت، سائیکولوجیکل پاور. یہ سائیکولوجیکل پاور کیا ہے؟ مضبوط قیادت کے ذریعے رائے عامہ پہ طاقت. سائیکولوجیکل پاور ہم بولتے ہیں جب ایک لیڈرشپ سٹرونگ ہوتی ہے، اس سٹرونگ لیڈرشپ کی بنیاد پہ بہت سارے ملک اپنے آپ کو اپنے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں بنا کسی دباؤ کے. بہترین مثال یہاں پہ ہے جو مودی گورنمنٹ ہے، مودی پرائم منسٹر ہے. مودی نے پہلی بار جو ہے ایک ایسی فارن پالیسی تیار کی جس کی بنیاد پہ انہوں نے جتنے بھی فیصلے لیے اپنی طاقت کی بنیاد پہ، نہ کسی ملک کو خوش کرنے کے لیے، نہ کسی ملک سے ڈرنے کے لیے کی وجہ سے. چاہے آپ یوکرین یا رشیا کے ساتھ ٹریڈ کی بات کیجیے، مودی نے کہا کہ یہ ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہے کیونکہ یہ اسٹرانگ لیڈرشپ ہے. سو نفسیاتی طاقت کیا ہے؟ اسٹرانگ لیڈرشپ. جب ایک اسٹرانگ لیڈر ہوتا ہے وہ ملک کو طاقتور بناتا ہے. سائیکولوجیکل جو ہے ایک امپیکٹ پڑتا ہے ملک پہ. تبھی آپ دیکھیے گی آپ، ورنہ آپ دیکھیں گے پچھلے کئی دہائیوں سے ہندوستان کافی زیادہ متاثر ہوتا تھا یا تو رشیا سے یا امریکہ سے. مگر اب اگر آپ دیکھیں گے
تو آپ دیکھیں گے کہ اس کنٹمپریری ٹائمز میں ہم بھارت میں بہت انکنونشنل یا نئی فارن پالیسی جو ہے تیار ہوئی ہے، جس کی بنیاد پہ ہندوستان نے جتنے بھی فیصلے لیے، چاہے وہ اندرونی ہو بیرونی ہو، اپنی طاقت کی بنیاد پہ لیے ہے، نہ کسی سے پوچھ کر، نہ کسی سے کنسلٹ کر کے، نہ کسی ملک سے ڈر کر۔ یا سرجیکل سٹرائک کی بات کیجیے، وہ بھی ایک پاور، لیڈرشپ، اسٹرانگ لیڈرشپ۔ تو دوسری طاقت کیا ہوتی ہے؟ قومی طاقت کی دوسری شکل ہوتی ہے نفسیاتی طاقت، جس میں اسٹرانگ لیڈرشپ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب ایک اسٹرانگ لیڈر ہوتا ہے تو وہ اپنے ملک کو ایک سائیکولوجیکل ایک امپیکٹ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اور وہاں لوگ، حکمران، گورنمنٹ سبھی طاقتور محسوس کرتے ہیں۔ تیسری اہم طاقت جو ہے، قومی طاقت کی تیسری اہم شکل ہے اقتصادی طاقت، یعنی فائنانشل یا اکنامک کنڈیشن۔ اقتصادی طاقت، اقتصادی طاقت کو کسی ملک کی معیشت کے ماخذ کے طور پہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ صنعت کاری، قومی وسائل اور ٹیکنالوجی تک رسائی۔ اقتصادی طاقت ہم کس کو بولتے ہیں؟ جب ملک کے پاس اسٹرانگ، ان کی اکانومی بہت زیادہ مضبوط ہے، ان کی کرنسی بہت زیادہ ویلیو رکھتی ہے، یا انڈسٹریلائزیشن، صنعت کاری بہت زیادہ ہے، کام بہت زیادہ ہوتا ہے، جابس مل رہے ہیں لوگوں کو، یا نیچرل ریسورسز، مطلب وہاں ملک میں نیچرل ریسورس، پانی بہت ہے، پہاڑ ہے، ذخیرے ہے بہت ساری چیزوں کے، چاہے وہ مائنز کے، کوئلہ ہو، کیونکہ وہ ان چیزوں سے ملک کی اقتصادی حالت بہتر ہوتی ہے۔ یا ملک میں ٹیکنالوجی ہو، بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہو، اس ٹیکنالوجی کا فائدہ کاروباری لوگ بھی اٹھا سکتے، ٹیکنالوجی کا فائدہ ڈیفنس میکانزم بھی اٹھا سکتے، اس ٹیکنالوجی کا فائدہ ملک کے لوگ، عام لوگ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ اقتصادی طاقت کی شکل کیا ہے؟ ٹیکنالوجی، انڈسٹریل، صنعت کاری، انڈسٹریلائزیشن، ٹھیک ہے، نیچرل ریسورسز، قومی وسائل، یہی اقتصادی طاقت کہلاتی ہے۔ تو قومی طاقت کی تین قسمیں ہیں: فزیکل پاور یعنی اردو میں جسمانی پاور، دوسری نفسیاتی پاور یعنی سائیکولوجیکل پاور، تیسری اقتصادی طاقت یعنی فائنانشل کنڈیشن، ٹھیک ہے، فائنانشل پاور آف اے کنٹری۔ تو دیز آر دا تھری ڈفرنٹ ٹائپس آف اے نیشنل پاور، ٹھیک ہے۔ پہلے میں ڈیفنس میکانزم کتنا اچھا ہوگا، جیسے نیپال کے پاس ڈیفنس آرمی اتنی چھوٹی، بہت کم آرمی ہے، بہت کم لوگ ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس آپ ہندوستان کا دیکھیے، اس کے برعکس آپ امریکہ کا دیکھیے، آپ رشیا کا دیکھیے، چائنا کا دیکھیے، ان کے پاس بہت بڑی آرمی ہے، ان کے پاس بہت زیادہ ویپنری ہے، جس کی بنیاد پہ یہ اپنے ملک کو دفاع کر سکتے کسی بھی دشمن سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سائیکولوجیکل پاور، نفسیاتی طاقت، جس کو میں نے آپ کو کہا کہ ایک لیڈر، اسٹرانگ لیڈرشپ کا ہونا یہاں پہ ضروری ہوتا ہے۔ جب ایک اسٹرانگ لیڈرشپ ہوتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ ان کے پاس اسٹرانگ، بہت مضبوط لیڈرشپ ہے، نفسیاتی طاقت ہے۔ اب دیکھیے پاکستان کا کی لیڈرشپ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، وہ گر گئے، عمران خان کی جو حکومت ہے وہ گر گئی، ان نے وہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے اس کو کاؤنٹر نہ کر پا کے، اس کی طاقت اس کے پاس، انہوں نے کچھ فیصلے ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی بنیاد پہ ان کا پریشر اتنا بڑا انٹرنیشنل کمیونٹی کا کہ پھر گورنمنٹ ہی چینج ہو گئی۔ وہ تیسری طاقت جو میں کہتا ہوں اقتصادی طاقت، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کی مالی حالت کیسی ہے، ملک میں ٹیکنالوجی کتنی اچھی ہے، ملک میں کی معیشت کتنی، جاب کتنی، اور جاب ریٹ کیا ہے، ملک کی انڈسٹریلائزیشن یعنی صنعت کاری کیسی، ملک میں کتنے نیچرل ریسورسز کی ذخیرے ہیں، چاہے پانی کی بات کیجیے، کیونکہ یہ نیچرل ریسورسز بہت ضروری ہوتے ہیں ملک کی اقتصادی حالت کو آگے لے جانے میں۔ آپ پانی کی بات کیجیے، دریاؤں کی بات کیجیے، آپ کوئلے یا دوسرے جو ذخیرے ہوتے ہیں زمین کے اندر، کسی جگہ گولڈ ہے، کسی جگہ کوئلہ ہے، کسی جگہ منرلز ہے، یہ سبھی چیزیں ہیں اقتصادی طاقت، ٹھیک ہے۔ تو قومی طاقت کی تین بڑی قسمیں ہیں: فزیکل فورس، جسمانی طاقت، نفسیاتی طاقت، سائیکولوجیکل فورس، اور اقتصادی یعنی فائنانشل کنڈیشن۔ قومی طاقت کا کردار اور استعمال۔ اب یہ قومی طاقت آپ نے دیکھا یہ کیا ہے، اب اس کا کام کیا ہے، اس کو کہاں پر استعمال کرتا ہے ملک؟ ہر ملک کے پاس قومی طاقت ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ قومی طاقت ہے، کسی کے پاس کم طاقت ہے۔ اب ہر ملک اس طاقت کو کیسے استعمال کرتا ہے وہ ہم دیکھیں۔ پہلا کام جو نیشنل پاور کا ہوتا ہے، قومی طاقت کا، وہ ہوتا ہے ملک کی سلامتی، ملک کو ڈیفینڈ کرنا، ٹھیک ہے۔
जो बहुत बड़ा अहम काम होता है नेशनल पावर का, वो होता है कि मुल्क को दुश्मनों से महफूज रखे, मुल्क को दुश्मनों से डिफेंड करे। ठीक है, जितनी आपकी नेशनल पावर होती है उतना अहम होता है कि उतना आपका मुल्क सेफ है। जितने आपके पास स्ट्रॉन्ग नेशनल पावर है उतना आपका मुल्क सेफ है, महफूज है। तो पहला इस्तेमाल क्या होता है, मुल्क, पहला इस्तेमाल कहाँ पे होता है नेशनल पावर का, अपने मुल्क का दिफा करना, अपने मुल्क की सलामती, अपने मुल्क को महफूज करना। दूसरा अहम किरदार होता है तहफ़्फ़ुज़ जमूद को, यानी स्टेटस को मेंटेन करना। हिंदुस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसकी साउथ एशिया में बहुत बड़ी से है, तो उस से को, उस पोजीशन को मेंटेन करने में इसकी कौमी ताकत इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो दूसरा होता है स्टेटस को, कि कोई मुल्क आप पे हमला ना करे, उसको ताकत के बलबूते पे आप रख सकते हैं। जैसे यूक्रेन के पास उतनी अच्छी ताकत, कौमी ताकत नहीं थी, इसीलिए उस पे क्या, रशिया ने हमला किया और स्टेटस को चेंज किया। तो एक कौमी ताकत, मुल्क को सलामती, दूसरा स्टेटस को मेंटेन करने में, कि अगर यूक्रेन के पास इतनी ताकत होती तो शायद रशिया इस पे हमला नहीं करता, और जो कंडीशन थी स्टेटस को, तो वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तीसरा अहम होता है जुमूद बदलना। अगर किसी के कई बार मुल्क कौमी ताकत का इस्तेमाल स्टेटस को चेंज करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल अमेरिका की देखिए आप, उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया, उन्होंने इराक पे हमला किया, उन्होंने एक स्टेटस को चेंज किया, उन्होंने हालत तब्दील की अपनी ताकत की बुनियाद पे। रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया ताकत की बुनियाद पे। सो तीसरा अहम काम जो होता है जब कोई मुल्क इस्तेमाल करता है अपनी कौमी ताकत को, वो होता है स्टेटस को चेंज करना। अगर वो चाहता है कि मुझे कुछ चेंज करना है तो वो हमला कर सकता है ताकत की बुनियाद पर। ठीक है, ये तीसरा अहम काम होता है मुल्क की ताकत का। चौथा जो होता है सफारतकारी में इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल डिप्लोमेसी में भी होता है। ठीक है, हिंदुस्तान एक बहुत ताकतवर मुल्क है, इसलिए उन्होंने डिप्लोमेसी में इसके इस्तेमाल किया। तो इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो पिछले कुछ 1-1.5 महीने में जब से यूक्रेन वार शुरू हो गए, बहुत सारे बड़े जो है पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल लीडर्स जो मुल्क दूसरे बड़े मुल्कों से हिंदुस्तान आए, उन्होंने, मगर हिंदुस्तान का सफारत खाना बहुत मजबूत है क्योंकि हिंदुस्तान के पास नेशनल पावर है, तो उन्होंने उसको डिप्लोमेसी में इस्तेमाल करके जो भी डिप्लोमेटिक प्रेशर पड़ा था हिंदुस्तान पे उसको काउंटर किया। ठीक है, सो चौथा कहां पे होता है, जब डिप्लोमेसी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब जरूरी नहीं नेशनल पावर का इस्तेमाल जंग में ही होता है, नहीं, डिप्लोमेसी में, यानी सॉफ्ट डिप्लोमेसी में भी, सफारतकारी में भी इसने इस्तेमाल किया जाता है। तभी आप देखते हैं बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर पड़ गया था हिंदुस्तान पर, मगर तब भी इसके डिप्लोमेसी में हिंदुस्तानी नेशनल पावर का जो ताकत वो रिफ्लेक्ट हो गई और इसकी डिप्लोमेसी ने उस डिप्लोमेटिक प्रेशर को काउंटर किया। पांचवा इस्तेमाल, जो अहम इस्तेमाल किया जाता है कौमी मफाद में और वकार में, अपने मुल्क को फायदा पहुंचाने में, चाहे वो इक्तिसादी फायदा हो या दूसरा कोई फायदा हो, और अपने मुल्क की वकार प्रेस्टीज को मेंटेन करने में। ठीक है, अगर हम भारत के पास बहुत ज्यादा ताकत नहीं होती तो शायद जो है अपने इसका प्रेस्टीज जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते, अपने मुल्क को दुश्मनों से, दहशतगर्दों से महफूज नहीं। तो मुल्क, पांचवा जो होता है, मुल्क को इक्तिसादी फायदा पहुंचाने में, मुल्क का प्रेस्टीज मेंटेन करने में, मुल्क का दिफा करने में। ठीक है, ये पांचवा इस्तेमाल होता है। तमाम खदमात, अब इनके बावजूद जो भी नेशनल पावर होता है वो मुल्क को किसी न किसी तरीके से फायदा पहुंचाता है। ठीक है, तमाम खदमात, ये नेशनल पावर जो होता है ये मुल्क को इन चीजों के अलावा कई सारे दूसरे तरह से भी फायदा पहुंचाती है। कई बार ये सोसाइटी में काम आती है, कई बार ये इक्तिसादी बहरान को बचाने में, कई बार इस दूसरे किस्म। सो नेशनल पावर हर वक्त किसी न किसी तरह से मुल्क को फायदा पहुंचाता है। ये छोटी सी बात आपको समझनी है। जरूरी नहीं कि हिंदुस्तान हमेशा मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं, इसकी इक्तिसादी हालत, इसका पॉपुलेशन, जो इसकी ताकत है, वो इसको किसी न किसी जगह से इस्तेमाल करता है। तो नेशनल पावर हर वक्त किसी न किसी तरह मुल्क को फायदा पहुंचाता है, मुल्क को
वो मुल्क के मफाद में काम आता है, ठीक है। सो कौमी ताकत का एक किरदार, कौमी ताकत का इस्तेमाल इन सभी चीजों में होता है। सलामती, मुल्क तहफ़्फ़ुज़, स्टेटस को मेंटेन करना, यानी आपके ऊपर कोई हमला ना करे, वो किसी वक्त अगर आपको लगे कि आपको हमला करने की जरूरत है तो वो, जैसे आप जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे, या रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक पे हमला किया, सफारत डिप्लोमेसी में इस्तेमाल किया जाता है। कौमी मफाद, फायदा पहुंचाने में, बहुत सारे फायदे पहुंचने या प्रेस्टीज और वकार मेंटेन करने में, इन किसी न किसी जगह पे हर वक्त नेशनल पावर का इस्तेमाल किया जाता है। कौमी ताकत के अंसर, द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। कौमी ताकत के अंसर, कौमी ताकत के अनासर मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल या तब्दील हो सकते हैं। ये जो नेशनल पावर है, कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर है, इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तकसीम किस बुनियाद पे है कि ये मुस्तकिल है और कुछ इसके गैर मुस्तकिल है, यानी तब्दील होने वाले हैं। जो कौमी ताकत के एलिमेंट्स हैं, इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा वो है जो मुस्तकिल तौर पे मुल्क के साथ रहते हैं, दूसरे तौर पे वो है जिनको हम गैर मुस्तकिल या तब्दील होने वाले एलिमेंट्स कहते हैं, जो तब्दील हो सकते हैं। कई बार ये अच्छे की तरफ तब्दील हो जाएंगे, कई बार ये खराब कमजोरी की तरफ तब्दील हो जाएंगे। तो दो तरह से इनको तकसीम किया गया है, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट, ठीक है। चेंज, अनचेंजेबल या परमानेंट, एंड अनचेंजेबल, दोज हु चेंज। मुस्तकिल में क्या है? मुस्तकिल में मुल्क की जोग्राफिया, मुल्क के कुदरती वसाइल, ये दो अहम जुज है, दो अहम अनासर है जो कौमी ताकत के कंपोनेंट्स है और जो परमानेंट है। आप मुल्क की जियोग्राफी कभी चेंज ही नहीं कर सकते। पहाड़ है, पहाड़ को आप नहीं चेंज कर सकते, आप दरियाओं को बंद नहीं कर सकते हो, यानी आप मुल्क को एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं ले सकते हो। जैसे भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है साउथ एशिया में, हम ये नहीं कर सकते कि मुल्क को, ये इसकी जियोग्राफिकल ताकत है। इंडिया इज सेंट्रल विद इन साउथ एशिया, इट्स अ सेंट्रल कंट्री विद इन साउथ एशिया, ये इसके पास एक ताकत है। अब ये कभी ये नहीं बोल सकता कि हमारी ताकत और बढ़ जाए, हम इसको किसी दूसरी, नहीं, ये इसका परमानेंट, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। दूसरा होता है कुदरती वसाइल, जो नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी चेंज नहीं होती, ये भी हमेशा मुल्क के साथ रहते हैं, जिसमें दरिया है या बाकी नेचुरल रिसोर्सेज है, जंगल है और जमीन से निकालने वाले जो मिनरल्स हैं वो है, ये भी परमानेंटली मुल्क के साथ रहता है। इसके बरक्स अगर आप देखते हैं, काबिल तब्दील, यानी वो एलिमेंट्स या वो अनासर जो मुल्क में तब्दील हो सकते हैं, नेशनल पावर के कंपोनेंट्स तब्दील हो सकते हैं। जैसे फौजी ताकत, हो सकता है किसी मुल्क की फौजी ताकत आज बहुत बड़ी है, मगर कुछ सालों के बाद वो कमजोर होगी किसी वजह से, ठीक है, या कि कुछ ऐसा हुआ कि उनकी फौज कमजोर हो गई, कम हो गई। पॉपुलेशन, किसी मुल्क की पॉपुलेशन कम है तो उनकी पॉपुलेशन जो है, उसके वो कंपोनेंट जो नेशनल पावर, वो कमजोर है, मगर कुछ सालों के बाद उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो उसका मतलब है उनका ये चेंज हो सकता है। हुकूमत, आज जो मुल्क में जो हुकूमत है वो स्ट्रांग है, लीडरशिप है, हो सकता है वो नए वक्त में नहीं हो, इसलिए वो भी चेंज हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा नहीं है कि हमेशा एक ही बंदा या एक ही पार्टी हमेशा चला सकती है। हुकूमत चेंज हो सकती है, इसलिए उसकी वजह से जो कौमी ताकत है, जो नेशनल लीडरशिप की ताकत होती है, वो भी चेंज हो सकती है। किसी वक्त ये अच्छे की तरफ चेंज हो सकती है, किसी वक्त ये कमजोर या बुराई की तरफ चेंज हो सकती है। सफारतकारी यानी डिप्लोमेसी, कई बार डिप्लोमेटिक मिशन जो होता है, डिप्लोमैट्स होता है, फॉरेन सेक्रेटरी होता है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हो, वो अगर स्ट्रांग हो तो आपके मुल्क की जो डिप्लोमेसी भी स्ट्रांग होगी, अगर वो कमजोर है तो आपके मुल्क की डिप्लोमेटिक जो है ताकत वो भी कमजोर हो जाएगी। तो एक ब्रॉडली स्पीकिंग जो मुल्क की कौमी ताकत है वो दो हिस्सों में तकसीम है, मुस्तकिल परमानेंट एंड गैर मुस्तकिल नॉन परमानेंट। मुस्तकिल में मुल्क की जोग्राफी है, मुल्क की कुदरती वसाइल, और गैर मुस्तकिल में काबिल तब्दीली में फौजी, पॉपुलेशन, हुकूमत, सफारतकारी वगैरह। ऑर्गन्स की जो है, जो मैंने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत बड़े स्कॉलर हैं,
उनका मानना है कौमी ताकत, उन्होंने कौमी ताकत के अनासर को कुदरती और समाजी तयीन में दर्जा बंदी की। उनका मतलब मानना है कि जो नेशनल पावर है वो दो हिस्सों में तकसीम किए जाती है, डिवाइड हो सकती है, एक कुदरती और दूसरा समाजी ताकत। ठीक है, तो उसने कहा कि कुदरती ताकत एक है, समाजी ताकत दूसरी है। और कुदरती का ताकत में क्या कहता है, मुल्क की ज्योग्राफी, कुदरती वसाइल और आबादी। ये वो कहता है कि ये जो है कुदरती ताकत है, मुल्क की ज्योग्राफी, मुल्क के कुदरती वसाइल या नेचुरल रिसोर्सेज और मुल्क की आबादी। ये वो कहता है कि ये कुदरती ताकतें कहलाती हैं, नेशनल पावर के कुदरती ताकतें, ज्योग्राफी, कुदरती वसाइल और आबादी। और समाजी ताकत में वो कहता है इक्तिसादी तरक्की, सियासी ढांचा और कौम की हौसला शामिल है। तो पहले हिस्से में ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स, आबादी, दूसरे हिस्से में मुल्क की माली हालत, मुल्क में सियासी ढांचा कैसा है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट किस तरह का है वो, और तीसरा मुल्क में मोरल कैसा है, नेशनलिज्म किस तरह का, वो तीन चीजें जो है वो कहता है कि ये समाजी है। तो दो हिस्सों में ऑर्गेन्सकी के मुताबिक दो हिस्सों में मुल्क कौमी ताकत को डिवाइड किया गया। ज्योग्राफी, कुदरती वसाइल और आबादी मुल्क की कुदरती ताकत कहलाते हैं, और इक्तिसादी तरक्की, सियासी ढांचा, कौमी हौसला जो है मुल्क के समाजी ताकत जो है कहलाता है ऑर्गेन्सकी के मुताबिक। एक और अहम इंटरनेशनल स्कॉलर जिसका नाम है एच कार उसको बोलते हैं, वो कहता है कि कौमी ताकत तीन हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक फौजी ताकत, दूसरा इक्तिसादी ताकत और तीसरा अवाम। तो उसने नेशनल पावर को क्या तीन हिस्सों में तकसीम किया। पहला उसने कहा कि नेशनल पावर फौज, डिफेंस की शक्ल में है, दूसरा मुल्क की इक्तिसादी हालत क्या है उसमें उसकी शक्ल में है, तीसरा अवाम यानी लोग किस तरह से रहते हैं, लोगों की पॉपुलेशन क्या, वो तीसरी शक्ल है नेशनल पावर की। कार ने जो है तीन हिस्सों में नेशनल पावर को इस्तेमाल किया है। पामर और पाकिंस एक दो स्कॉलर से, उन्होंने नेशनल पावर को ठोस और गैर ठोस में तकसीम किया है। वो कहते हैं कि हर मुल्क का नेशनल पावर दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक ठोस जिनको इंग्लिश में टैंजिबल कहते हैं, और दूसरा गैर ठोस जिसको इंग्लिश में इंटैंजिबल कहा सकता है। तो हर मुल्क की पामर और पाकिंस के मुताबिक दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, टैंजिबल एंड इंटैंजिबल, ठोस और गैर ठोस। अब ये ठोस क्या है, ठोस एलिमेंट्स है ज्योग्राफी, मुल्क की ज्योग्राफी, मतलब वहां पहाड़ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, वो मुल्क कहाँ पे, वो दुनिया में जमीन पे कहाँ उसकी लोकेशन है। जैसे मैंने आपको भारत का मिसाल दिया, भारत हमेशा से ही यहाँ है और हमेशा यही रहेगा, इसकी ज्योग्राफी, इसकी ताकत है। दूसरा ठोस में खाम माल यानी रॉ मटेरियल मुल्क में कैसा है। तीसरा कुदरती वसाइल, नेचुरल रिसोर्सेज कितने, क्या मुल्क में आबी जखीरे हैं, क्या मुल्क में मिनरल्स है, क्या मुल्क में कोयला निकलता है, क्या मुल्क में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की है, ये, और इसके साथ साथ आबादी। ये मुल्क की ठोस जो है ठोस ताकतें हैं, ज्योग्राफी, रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन। ये पामर और पाकिंस के मुताबिक ठोस एलिमेंट्स हैं किस चीज के, नेशनल पावर। दूसरा गैर मुतसब हौसला और नजरिया, और जो इंटैंजिबल है, जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप हमेशा महसूस नहीं कर सकते, वो है मुल्क की आइडियोलॉजी। मुल्क की आइडियोलॉजी क्या है, वो मुल्क का कंसेप्ट क्या है, मुल्क की नजरिया क्या है वो। सो पामर और पार्किंस के मुताबिक ठोस, टैंजिबल, गैर ठोस, इनटैंजिबल एलिमेंट्स में डिवाइड किया है। टैंजिबल यानी ठोस में ज्योग्राफी, रॉ मटेरियल, कुदरती वसाइल और आबादी, और गैर ठोस में, गैर मुतसब में हौसला अफजाई, नजरिया, मॉरल्स, मुल्क के मॉरल नेशनल वैल्यूज क्या है, मुल्क में नेशनल मोरल किस तरह का है, मुल्क की आइडियोलॉजी क्या है, वो गैर ठोस में उसने कहा है। चुनाचे अब चूंकि बहुत सारे लोगों का अलग अलग कहना है, किसी ने इसको दो अलग से बोला है, किसी ने इसको,
ओवरऑल जब हम देखते हैं नेशनल पावर की बहुत सारी किस्में हैं, इसके बहुत सारी शक्लें हैं, ठीक है। आप एक बंदा, एक स्कॉलर एक बात करता है, दूसरा स्कॉलर दूसरा बात। जब हम सभी स्कॉलर्स का देखते हैं और उनको एक जगह जमा करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मुल्क की ताकत बहुत ज्यादा शक्लों में मौजूद है। चुनांचे मुख्तलिफ उलमा की बुनियाद पे कौमी ताकत को दर्जा ज़ेर में तकसीम किया जाता है। जब हम बहुत सारे स्कॉलर्स को देखते हैं तो हम मुल्क की ताकत को यानी कौमी ताकत यानी नेशनल पावर को जब हम देखते हैं वो अलग अलग शक्ल में है। पहली शक्ल जो है जियोग्राफी, यानी मुल्क की जियोग्राफी एक मुल्क की ताकत है, मुल्क की ताकत की एक शक्ल है। दूसरी कुदरती वसाइल, जैसे मुल्क में नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, पानी का जखीरा कितना है, पानी के, क्योंकि ये पानी बहुत काम आता है, ये आज के दौर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये कुदरती वसाइल पानी खासकर जो इसका अहम शक्ल है, ये ज़रख़ी ज़मीन के काम आती है, फसल के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में काम आती है। अगर पानी नहीं होगा, पानी का जखीरा नहीं होगा तो मुल्क में एग्रीकल्चर जो है काफी ज्यादा मुतासर हो सकता है। तीसरा है आबादी यानी पॉपुलेशन। मुल्क में पॉपुलेशन ज्यादा होना गलत बात नहीं है, बल्कि ये मुल्क की ताकत कहलाएगी। चौथा सनती सलाहियत यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह की, किस पैमाने की है, ये भी मुल्क की कौमी ताकत जो है एक शक्ल है। पांचवा है टेक्नोलॉजी, क्या मुल्क में टेक्नोलॉजी अच्छी है, क्या मुल्क के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांस, कितनी वो टेक्नोलॉजी एडवांस है, वो भी एक शक्ल है मुल्क की ताकत। मुल्क की ताकत की बहुत सारी शक्लें हैं जो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मैंने 2-4 लोगों का रेफरेंस दिया, मगर इन सभी को देखकर हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि मुल्क की ताकत जो है बहुत सारी है। जोग्राफी है, कुदरती वसाइल है, आबादी है, सनती सलाहियत है, टेक्नोलॉजी है और ज़राअत की सलाहियत यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितनी है, इस मुल्क में कितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो भी मुल्क की ताकत की एक शक्ल है। इसके बाद है फौजी ताकत, मुल्क में फौज कितनी है, उनके पास कितने वेपन्स, किस तरह के वेपन्स हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी है, वो भी एक मुल्क की ताकत की शक्ल है। जैसे भारत के पास न्यूक्लियर पावर है, इसके पास बहुत बड़ी आर्मी है, इसके पास बहुत बड़े टेक्नोलॉजी जो टैंक्स है, एयरफोर्स है, शिप्स है, ये सभी मुल्क की ताकत की एक शक्ल है, फौजी शक्ल, ठीक है। इसके अलावा हुकूमत की किस्म क्या है, मुल्क में किस तरह की है हुकूमत, किस तरह की, ये भी ताकत की एक शक्ल है, ये भी डिसाइड करता है कि मुल्क कितना ताकतवर है। जैसे पाकिस्तान में एक अच्छा डेमोक्रेसी कभी वजूद में आया ही नहीं, इसलिए वहाँ की नेशनल पावर उस लिहाज से कमजोर रही है। उसके बरक्स आप देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इसको बल्कि बोलते हैं दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये भी इसकी, चूंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ये इसकी शक्ल की, इसकी कौमी ताकत की एक अहम शक्ल। ब्यूरोक्रेटिक कारकर्दगी, डिप्लोमेसी किस तरह की, वो किस तरह से बिहेव करती है, उसका बयान क्या होता है, किस तरह अपने काम को चलता है, ये भी मुल्क की ताकत की एक शक्ल। सियासी क़यादत, जो मैंने पहले भी बोला, मुल्क में लीडरशिप का, एक अच्छी लीडरशिप मुल्क में होना एक मुल्क की ताकत की निशानी। सफारतकारी का मयार, ये जो डिप्लोमेसी वो किस तरह से काम करते, वो भी एक मुल्क की ताकत है। अंदरूनी हम आहंगी, मुल्क में लोगों के दरमियान मोहब्बत, मुल्क में लोगों के दरमियान शफकत, मुल्क में लोगों के दरमियान एक दूसरे से मिलाप, वो भी एक मुल्क की ताकत की शक्ल है। अंदरूनी हम आहंगी यानी मुल्क एक दूसरे के साथ किस तरह से रहते हैं, वो मुल्क की एक हम ताकत है। अगर मुल्क में लोगों के दरमियान तनाज है, फितना है, तो जाहिर सी बात है वो मुल्क कमजोर हो जाता है, ठीक है। जैसे आप बर्मा कह लीजिए, बर्मा में बहुत ज्यादा सिविल वॉर चल रहा है, अफगानिस्तान में सिविल वॉर, इसलिए उनकी ताकत भी उस लिहाज से कमजोर है। उसके बरक्स आप देखिए, भारत में लोग एकजुट रहते हैं, मोहब्बत है लोगों के, इस मजहब के बावजूद लोग एक दूसरे से शफकत रखते हैं, इसलिए इसकी ताकत बन गई है। एक और शक्ल है जो कौमी ताकत की शक्ल है, उसमें हम बोलते हैं कौमी हौसले, यानी मुल्क में नेशनल मोरल किस तरह के, लोग को मुल्क के तई कितना जज्बा है, वो मुल्क की ताकत कहला सकती है। एक और जो है आइडियोलॉजी किस तरह की, क्या ये लिबरल आइडियोलॉजी, क्या ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। आज के दौर में लिबरल आइडियोलॉजी को ज्यादा जोर ताकतवर माना जाता है,
और एक और होता है इंटेलिजेंस, यानी मुल्क में इंटेलिजेंस कितना स्ट्रांग है। जब आपके पास अच्छा इंटेलिजेंस है तो जाहिर सी बात है आप दुश्मन के हर इरादे को पहले से ही जान पाते हैं, और जब आप जानना तो आप अपने हिसाब से उसी लिहाज से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कश्मीर की मिसाल दे सकता हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है, इसीलिए कई बार जो है हमला होने से पहले ही जो हमला की तैयार करने वाले लोग हैं उनको रोका जाता है, मारा जाता है, अरेस्ट किया जाता है। तो ये इंटेलिजेंस का किस तरह से है, वो भी एक मुल्क की कौमी ताकत कहला सकती है। सो मुल्क की ताकत की अलग अलग शक्लें, ब्यूरोक्रेटिक किरदार, सियासत क़यादत, सफारतकारी, अंदरूनी हम आगे, हौसला, कौमी फैसले, हौसले, आइडियोलॉजी, इंटेलिजेंस, कौमी। अब ये था कौमी ताकत का मतलब, कौमी ताकत की शक्लें, कौमी ताकत का इस्तेमाल और कौमी ताकत के जो काम है। अब हम इस लेक्चर के एक और नए सेक्शन में आते हैं जिसमें हम करेंगे डिस्कस कौमी ताकत के हुदूद, यानी लिमिटेशंस ऑफ नेशनल पावर। मैंने आपको बोला कि मुल्क के पास अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म होना जरूरी है, मुल्क क्योंकि वो मुल्क को बचाती है। मुल्क के पास अच्छा इकोनॉमी है, वो भी मुल्क को डिफेंस, मगर कुछ लिमिटेशंस भी हैं कौमी ताकत पे। उसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन है बैनुल अक़वामी इखलाकियात, यानी इंटरनेशनल मोरालिटी। ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। जैसे रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, इसने इस पे बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको कंडेम किया, हर मुल्क ने। कुछ लोगों ने यूक्रेन को मदद की, कुछ लोगों ने सलाह दी रशिया को कि आप ये जंग ना छेड़िए, जिसमें भारत भी एक मुल्क है जिसने रशिया को कहा आपके जो के मुल्क में जो मसले हैं वो आप आराम से बातचीत के जरिए हल कीजिए। तो बैनुल अक़वामी ताकत ये कई बार मुल्क पे अपने नेशनल पावर को इस्तेमाल करने में कई बार लिमिटेशन, हुदूद बन जाती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉरल वैल्यूज एक लिमिटेशन है किस पे, किसकी, कौमी ताकत की पर। दूसरी एक अहम हदूद है यानी लिमिटेशंस ऑफ नेशनल पावर, वो होगी आलमी राय आम। लोग, मुल्क क्या सोचते हैं आपके इस फैसले को लेकर, वो अहम देखा जाता है। जैसे रशिया को तकरीबन दुनिया के सभी मुल्कों ने रद्द किया है, रिजेक्ट किया है इसके यूक्रेन को हमले, तो ये इंटरनेशनल दबाव पड़ा है रशिया पे। ठीक है, तीसरा है बैनुल अक़वामी कानून। देयर इज बिसाइड्स नेशनल लॉ देन देयर इज आल्सो इंटरनेशनल लॉ, जो एक मुल्क की ताकत पे हुदूद बन जाती है, यानी वो लिमिट करती है मुल्क की ताकत को। इंटरनेशनल कानून, इंटरनेशनल लॉ, आपने देखा होगा बहुत सारे टाइम पे मुल्क इंटरनेशनल लॉ की वजह से कई सारे जो काम करना चाहते हैं फैसला ने वो नहीं ले पाते हैं। आपको मैं मिसाल दे सकता हूँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वगैरह जो, जैसे पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को हिंदुस्तान को मुलाकात के उसके जो रिश्ता उनको मुलाकात देने से इनकार किया था, मगर फिर एक इंटरनेशनल सिस्टम जो है वजूद में, हिंदुस्तान वहां चला गया, उसने फिर उस वहां पे केस जीत के पाकिस्तान पे दबाव डाला और उनकी उस मर्जी के खिलाफ उसको कुलभूषण जाधव को मुलाकात देना पड़ा, उसकी फैमिली मेंबर्स को। तो मुल्क की ताकत पे कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। जो बहुत बड़ी लिमिटेशंस है वो है इंटरनेशनल मोरालिटी, मॉरल वैल्यूज। दूसरा है आलमी राय आमा, यानी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का ओपिनियन क्या है। आपको मैं एक और मिसाल दे सकता हूँ, जब कारगिल वॉर हुआ था तो बहुत ज्यादा दबाव पड़ा था पाकिस्तान पे, और जिसकी वजह से उन्होंने फिर अपने फौज वगैरह जो है कारगिल जो है जहाँ पे वो थे वहां से वापस लेने पड़े। तो मुल्क, इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह ओपिनियन रखती है, वो भी एक मुल्क की ताकत पर जो दायरा कस सकती है, यानी हुदूद बन सकती है। और तीसरा है बैनुल अक़वामी कानून, इंटरनेशनल सिस्टम, जहां पे कोई भी मुल्क को रेफर करके दूसरे मुल्क पे दबाव डाल सकता है या उससे कुछ काम रोकने से रोक सकता है। ठीक है, सो तीन अहम किस्म है कौमी ताकत के हुदूद की, बैनुल अक़वामी इख़्लाक़ियत, आलमी राय आमा और बैनुल अक़वामी कानून, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल सिस्टम। ताकत का ये था इस लेक्चर का पहला हिस्सा, यानी इंटरनेशनल पावर।
नेशनल पावर किसको बोलते हैं, नेशनल पावर की किस्में, नेशनल पावर के एलिमेंट्स, अनासर, नेशनल पावर के ऊपर का इस्तेमाल, नेशनल पावर की शक्लें और नेशनल पावर के ऊपर जो हुदूद है। मैं अब दूसरे इस लेक्चर के दूसरे सेक्शन में आता हूं जिसका जहां पे मैं आपको बैलेंस ऑफ पावर समझाने की कोशिश करूंगा। ताकत के तवाजुन, ठीक है, ताकत का तवाजुन यानी बैलेंस ऑफ पावर। ताकत का तवाजुन ताकत के साथ ताकत पर मुश्तमिल है। बैलेंस ऑफ पावर हम उस चीज को बोलते हैं जब आपके पास वो ताकत है कि आप दूसरे पर हावी हो सकते हैं, या दूसरे के पास जो मुल्क जितनी ताकत है उतनी आपके पास है, इसलिए वो ना आप से कुछ हमला कर सकता है ना आप उस पर हमला कर सकते हैं। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के तवाज़ुन यानी बैलेंस ऑफ पावर का तस्वुर मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया जाता है। जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में जो इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर कंसेप्ट देखते हैं तो इसको अलग अलग तरह से बयान किया था, मगर इसका बुनियादी मतलब यही है कि जब आपके पास वो ताकत है कि आप पे ना कोई दूसरा हमला कर सकता है ना किसी दूसरे पे आप हमला कर सकते हो, क्योंकि वहां पे देयर इज दिस बैलेंस ऑफ पावर। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान अगर आप देखेंगे रकबे के हिसाब से, इक्तिसादी हिसाब से, जंगी सामान के हिसाब से, फौज के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब, नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से, ये बहुत पाकिस्तान बनस्बत हिंदुस्तान भारत बहुत कमजोर मुल्क, बट चूंकि आप दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है इसलिए यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर हो गया, ठीक है। कुछ मारूफ तारीफें जो बैलेंस ऑफ पावर के मुताबिक कही गई हैं उसमें मॉर्गनथॉग ने तस्वुर की तारीफ में कहा है कि हंस मॉर्गनथॉग ने इसकी इस तरह की है कि जब भी ये इस्तिलाह काबिलियत के बगैर इस्तेमाल की जाती है तो इससे मुराद एक हकीकी हालत है जिसमें ताकत को तकरीबन बराबरी के साथ मुतहद अक़वाम में बस तकसीम किया जाता है, ठीक है। संडी BFK के मुताबिक ताकत का तवाज़ुन यानी बैलेंस ऑफ पावर कौमों के खानदान के अरकान दरमियान ताकत का एक सर्फ तवाज़ुन है जो इनमें किसी भी किस्म को दूसरे पर अपनी मर्जी नाफिज करने के लिए काफी मजबूत नहीं बनेगा या रोकेगा। बैलेंस ऑफ पावर वो चीज है जब आप पे कोई दूसरी हुकूमत जो है कोई मुल्क आप पे हुकूमत नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे अमेरिका जो है बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करता है चाइना और हिंदुस्तान के भारत के दरमियान। चाइना इज रिलेटिवली पावरफुल कंट्री बट थ्रू इंडिया USA is trying to counter that China, और जब ये इसके पास ताकि हिंदुस्तान के पास इतना अब सामान आए कि वो बैलेंस ऑफ पावर करे चाइना के साथ। पामर और पार्किंस जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है उनके मुताबिक ताकत का तवाज़ुन बैलेंस ऑफ पावर ये फर्ज कहता है कि बदलते हुए इत्तेहाद और जवाबी दबाव के जरिए किसी एक ताकत या ताकतों के इम्तियाज को इतना मजबूत नहीं होने दिया जाए कि बाकियों की सलामती को खतरा हो, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर पार्किंस के मुताबिक ये है कि जब आप अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करके दूसरे को हावी नहीं करने देंगे, ठीक है। ताकत बैलेंस ऑफ पावर को बरकरार रखने के लिए तरीकों में दर्ज झेल शामिल है। अब आपके पास ये बैलेंस ऑफ पावर है यानी आपके पास वो ताकत है कि आप पे कोई दूसरा मुल्क हमला नहीं कर सकता है, तो उसको कैसे हम बरकरार रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। इत्तेहाद और इंसानों इत्तेहाद बैलेंस ऑफ पावर अलायंसेस के जरिए क्रिएट हो सकता है, ठीक है। अलायंसेस जैसे आपको मैं कोल्ड वॉर की एक अच्छी मिसाल है। कोल्ड वॉर जब चल रहा था तो जो एक रशिया और सोवियत यूनियन और USA के दरमियान, तो USA ने एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की जिसको हम NATO कहते हैं। तो NATO के जरिए उन्होंने बहुत सारे यूरोप और अपने आप को जमा करके एक डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि जो अगर हम पे किसी मुल्क ने हमला किया तो हम उसको जो है उस पर वापस जवाबी कार्रवाई। अब ये मुल्क जो है USA के पास बहुत बड़ी NATO फोर्स बन गई थी, उनके पास बहुत सारे मुल्क अब उसके साथ थे, तो उसको बैलेंस किया रशिया ने कैसे, सोवियत यूनियन ने वार्सा पैक्ट के जरिए। तो वार्सा पैक्ट ने एक बैलेंस ऑफ पावर किया USA और सोवियत यूनियन के दरमियान, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। जब एक मुल्क ताकतवर बनता है दूसरा मुल्क उस ताकत को
काउंटर करने के लिए अपने आप को अलग अलग तरह से ताकतवर बना के बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करता है। अब ये आम तौर पे देखा गया है इंटरनेशनल रिलेशंस में बैलेंस ऑफ पावर अलायंसेस के जरिए जो है अच्छा अलायंसेस के जरिए डेवलप किया जाता है। ठीक है, अभी नेटो और वार्सा पैक्ट बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, बहुत अच्छी मिसाल है इसको मेंटेन करने में। ठीक है, या आप देखिए चाइना पाकिस्तान को अपने साथ लेता है, फिर वो किसी हद तक पाकिस्तान जो है ताकतवर बन जाता है, मगर उसको काउंटर करने के लिए हिंदुस्तान ने यूएसए के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाए, रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाए, ताकि वो बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो जाए। या इसके बरक्स आप देखिए, यूएसए नहीं चाहता है कि चाइना एशिया में ताकतवर बने, तो उसने इस ताकत को बैलेंस करने के लिए वो बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स करता है हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ, डिफेंस एग्रीमेंट्स, फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स, ताकि वो जो है चाइना के पावर को बैलेंस करे। तो ये चीजें जो है बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट, एक तरह से यही है, अलायंसेस क्रिएट कर। दूसरा अहम तरीका जो है बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने के लिए, असला साजी और तखफीफ असला, दो तरह, असला आर्मामेंट और दूसरा डिसआर्मामेंट। बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट होता है असलाह को, आर्मामेंट, आर्म्स को, वेपन्स को और बढ़ाना, या दूसरा एक तरीका आर्म्स को डिसआर्मामेंट करना। आपने सुना होगा एक न्यूक्लियर पावर के लिए जो है यूएसए ने काफी ऐसे जो बहुत सारे मुल्क है वो कहते हैं कि न्यूक्लियर कंट्रीज को अपने न्यूक्लियर पावर को तर्क करना है, तो तर्क करके एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट होता है। जैसे यूक्रेन एक जमाने में उनके पास न्यूक्लियर पावर है, बट चूंकि उन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिसकी बुनियाद पे उन्होंने बैलेंस किया कि हम भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखेंगे ताकि दूसरे मुल्क उस तरह उस न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ना करे, तो उन्होंने उसको तर्क किया। तो तीन अहम बल्कि तरीके हैं जिसकी बुनियाद पे बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट किया जाता है। एक अलायंसेस बनाना मुल्कों के दरमियान, दूसरा आर्मामेंट यानी वेपन्स जमा करना, चाहे आप न्यूक्लियर वेपन्स की बात किए, बड़े बड़े वेपन्स की बात कीजिए, और तीसरा तखफीफ इस्लाह यानी आर्मामेंट या डिसआर्मामेंट। ठीक है, ये तीन अहम तरीके हैं जिसकी बुनियाद पे बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट किया जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने दो अहम कंसेप्ट्स पे बात की है। पहले मैंने आपको समझाया नेशनल पावर किसको बोलते हैं, फिर मैंने उसमें बोला आपको नेशनल पावर अलग अलग शक्ल है, हर मुल्क के पास अलग अलग किस्म के नेशनल पावर्स है, किसी के पास ज्यादा नेचुरल रिसोर्स है, किसी के पास बहुत कम ज्यादा नेचुरल रिसोर्स, किसी के पास बहुत अच्छा नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, किसी, मगर ये डिफेंस मैकेनिज्म, नेचुरल रिसोर्सेज, डिप्लोमेसी वगैरह, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ये नेशनल पावर की शक्लें हैं। इनको हर मुल्क अपने फायदे, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता है। दूसरा कंसेप्ट जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया था वो था बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर हम उस चीज को बोलते हैं जब मुल्क दूसरे मुल्क की ताकत को काउंटर करने के लिए अपने आप को ज्यादा ताकतवर बनाता है। ठीक है, वो ताकतवर अलायंसेस के जरिए भी बना सकता है, वो ताकत अपने आप को वेपन्स और ज्यादा वेपन्स खरीद कर भी कर सकता है। आप देखते होंगे पिछले कुछ सालों से, जैसे जो राफेल डील हुई थी, उसकी वजह से भारत ने बहुत सारे जंगी जहाज फ्रांस से खरीदे थे। वो क्यों खरीदे थे? ताकि वो पाकिस्तान को ताकत को काउंटर करे, चाइना की एयरफोर्स को काउंटर करे। यही है, ये एक तरीका है, अहम तरीका है टू बैलेंस अ पावर क्रिएट। दूसरा एक और तरीका है कि डिसआर्ममेंट। मेरे पास जी न्यूक्लियर पावर है, मैंने इसको तर्क किया, आप भी कीजिए, तो ना आपके पास न्यूक्लियर पावर रहेगा ना मेरे पास न्यूक्लियर पावर रहेगा। तो वो भी एक तरीका है बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने का। इसके साथ में आज के लेक्चर का इख्तिताम करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सबने बहुत गौर से सुना होगा और समझा भी होगा। चलिए, थैंक यू फॉर ऑल।